जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। और स्वागत है आपका इस आयोटा 2.0 में। तो कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? क्या आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी या अभी वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का? क्या आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी या वेट कर रहे हैं रिजल्ट आने का? मैंने आपको पहले दिन ही नहीं बताया था कि आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है और लगातार दोबारा पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बिना मेहनत के जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, परेशान नहीं होना। जो हुआ वो बीत गया। योद्धा लोग पुरानी बातों पर नहीं विश्वास करते, आने वाले उसका स्ट्रेटजी प्लान अच्छा करते हैं। तो अब आने वाले के लिए क्या बेहतर उपाय कर सकते हैं, क्या आयोजन बना सकते हैं, क्या पॉलिसी बना सकते हैं। ठीक, तो सब लोग जुड़ चुके हैं। कल की क्लास थोड़ा लेट हो गई, मैं अपने राइट टाइम पे था। मैं 8:30 8:30 8:30 तक मैंने क्लास खत्म कर दी थी पढ़ा के। अब भाई अपलोड ना हो पाए तो मैं क्या करूं? नेट इशू था, कल लाइट इतनी बार गई कि नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, इसलिए क्लास कल लेट हो गई। तो आज भी मैं 8 बजे क्लास नोट डाउन कर दूंगा, बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। कल बेसिक मैथ्स की क्लास आपने देखी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस था आप लोगों का, काफ़ी कमेंट था, सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो हाँ, जब आप कमेंट करते हैं तो हम जान पाते हैं कि क्या वो ठीक है जो आपको दे रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग मैथ्स की फर्स्ट क्लास लेके आए हैं, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है सेट। जो एसएससी बोर्ड के बच्चे होंगे उन्होंने 8th में भी पढ़ा होगा, 6th में भी पढ़ा होगा, पर मेरे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं ये शायद 11th में ही पढ़े हैं। यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं 11th में ही पढ़े हैं। तो कुछ होता नहीं है, बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। सेट का मतलब होता है एक समुच्चय। हिंदी वाले बात करें तो समुच्चय मतलब सब कुछ ले लेंगे। बट सब कुछ लेने का मतलब क्या है? जैसे हम अगर सेट को समझने की कोशिश करें तो ये हमारा पूरा ब्रह्मांड एक क्या है? सेट है। पर इसी ब्रह्मांड में अलग अलग चीजों का कलेक्शन है, पर उन्हीं में से वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन करना क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। लिख के लेके आए हैं सेट की डेफिनेशन। पढ़ना क्या क्या है, पहले हमें सेट पढ़ना, सेट्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स पढ़ना, सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, ऑपरेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे, कार्डिनल नंबर पढ़ेंगे। इतनी बातों को हम करेंगे किसमें? सेट्स में। काफी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखा गया है। तो इसका यूज लेकिन रिलेशन फंक्शन, प्रोबेबिलिटी में, स्टैट्स में, इन सब जगह पे ज़्यादा है। तो बिना इसको समझे आप रिलेशन फंक्शन नहीं सीख सकते। तो पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेट्स की। सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। क्या बोला? ए वेल डिफाइंड। अब सर वेल डिफाइंड क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब जो हर कोई करे, सबके लिए सेम आए रिजल्ट। जैसे कि मैं पूछूं कि आपके फेवरेट हीरो का नेम क्या है, तो कोई बताएगा सर ये है, कोई दूसरा बताएगा। लेकिन अगर पूछ लो कि मैथ की सीरीज आज आयोटा सीरीज में क्या पढ़ाया गया, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैथ्स की आयोटा 2.0 में आज की क्लास क्या रही, तो हर बच्चा क्या बताएगा? सेट थ्री तो बताएगा। कोई पूछ ले आज की डेट क्या है, तो आप क्या बताओगे? 3 मई है सर। डे पूछ ले, तो जिसका रिजल्ट हर कोई करे एक्सपेरिमेंट और रिजल्ट सेम आए, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। उसका रिजल्ट बदलने ना पाए, वो होता है वेल डिफाइंड। तो ऐसे ही वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कई वस्तुओं का, जरूरी नहीं कि एक ही दिन का ही, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। मतलब उन चीजों को इकट्ठा लिखने के तरीकों को हम सेट बोलते हैं। जैसे कि घर में किताबों का एक रैक होता था, घर के किचन में बर्तन का एक रैक है, गेस्ट रूम में मिठाइयों का पूरा सेट है। तो ये एक प्रकार से क्या है? हर चीजों को एक सेट करने के तरीकों को क्या बोलते हैं? कलेक्शन को क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। पर वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन। एक चीज और नोट रखिएगा, सेट्स को डिनोट करने का तरीका होता है कैपिटल लेटर। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल लेटर से करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं वो करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, वो स्मॉल लेटर में होते हैं। इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं। एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से दिखाया जाता है, सेट्स को कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है। इतनी बात हमें किसमें जाननी है? सेट्स में। तो वेल डिफाइंड चीजों का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। इतने बात आपको ध्यान रखनी है। अगला आते हैं हम लोगों ने, बातें क्लियर हो पा रहे हैं? सेट्स की डिफिनेशन आप लिख लीजिएगा कि किसी भी चीज, वेल डिफाइंड चीज, सुव्यवस्थित चीज का कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट्स कहलाता है। क्लियर?
चलिए अगला दिया गया है कि दो प्रकार सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेट को रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो इधर दिख रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें तो इसको डिनोट करने के दो तरीके बताए गए। पहला तरीका क्या है, रोस्टर मेथड, क्या या टेबुलर फॉर्म होता है, कभी कभी बुक में आपके रोस्टर लिख के आ सकता है, टेबुलर फॉर्म आ सकता है। ये कोई अलग से तरीका नहीं, उसी चीज को लिखने का एक तरीका है। दो सेट्स को लिखने का तरीका क्या है, दो। जैसे कुछ लोग मैथ्स लिखते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स लिखते हैं। बात तो क्लियर है ना। तो ये एक रोस्टर मेथड, दूसरा है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है सर कोई बिल्डर है क्या, भाई बिल्डर का मतलब होता है बनाने वाला। तो वहां पर चीजें बनानी पड़ेंगी आपको। पहला क्या है, रोस्टर मेथड, दूसरा आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड क्या बोलता है आपको, ये चीजों को डायरेक्ट दे देता है आपको। जैसे कि हम आपको डायरेक्ट बता दें कि एनडीए का रिजल्ट इस दिन आएगा, आएगा। जैसे बोल दे 5 मई को एनडीए का रिजल्ट आएगा, तो ये क्या है, रोस्टर मेथड है। अगर हम लिख के दें कि सर रिजल्ट जो है नेचुरल नंबर में 15 से का पहले आएगा, एन रिप्रेजेंट टू नेचुरल नंबर लेस देन 15, तो आपका सेट बिल्डर ऐसे बताता, संकेत करता है किसी चीज को कि यहाँ तक का हो सकता है। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है। यहाँ पर चीजें एक्चुअल आपको दे दी जाती हैं कि क्या लिखना है। यहाँ पर उन्हीं चीजों को आपको शो किया जाता है कि ये चीज ऐसी हो सकती थी। जैसे कि अगर सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में देते तो हम क्या लिखते हैं, एज इक्वल टू दे देते 1 2 3 4 5। बट अगर इसी सेम चीज को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो हम क्या लिखते, एज इक्वल टू कार्डिनल एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेस देन 5, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल, ये होता हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। कि जो ये एक्स लिखा है, ये एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर जो है 5 से, एक मिनट, लेस देन इक्वल 5। बात तो वही लिखी है, बस यही मेन फर्क है हमारा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में और किसमें, रोस्टर मेथड में। रोस्टर मेथड को कभी कभी हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, तो कभी भी परेशान मत हो जाना आप लोग। क्लियर, कि परेशान हो जाएंगे आप लोग। दूसरी चीज, इतनी बातें क्लियर। रोस्टर मेथड क्या है, किसी सेट्स को डायरेक्ट बता देता है इतनी चीजें इसमें है। यहाँ पर जब आता है ये डिनोट करता है किसी चीज को, यहाँ पर एक नोट पॉइंट में आप लोग लिखिएगा, नोट पॉइंट में, जिसे यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है। नोट में आपको ये लिखना है कि करली ब्रैकेट में कोई भी सेट्स का नंबर रिपीट नहीं होगा, नो रिपीट, नो रिपीट नंबर इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट का कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, 2 बार नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। इस बात को लिख लीजिए, नो रिपीट नंबर इन करली ब्रैकेट ऑफ सेट्स। सेट्स में कोई भी नंबर करली ब्रैकेट के अंदर रिपीट नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि लिख दिया जाए ए सेट्स इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में 1 2 2 3 4, तो ये गलत बात है। 2 यहाँ पर 2 बार नहीं आएगा, एक ही बार लिखा जाएगा 2 सेट्स के अंदर। क्लियर हो गई बातें। पहला क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसी को टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। दूसरा हमारा है सेट बिल्डर, जिसे हम डायरेक्ट किसी चीज को शो करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या है, डायरेक्ट उस चीज को बता देता है। इतनी बातें हम मानते हैं कि आपको क्लियर हुई होगी। आप नोट कर लीजिए, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सेट को जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करने का कितना तरीका है, 2 तरीका है, एक रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म।
किसी भी सेट के कर्ली ब्रैकेट का कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। इतनी बात आपको समझ में आई होगी और आगे चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। टाइप्स ऑफ सेट की बात करते हैं कि टाइप ऑफ सेट में कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं हमारे। तो लिख के लाए हैं लगभग 11-12 टाइप्स के आपको पढ़ने हैं, जो कि 8 नंबर तक लिखा है, 4 अभी और लिखना है, ठीक है। इनको पढ़ लीजिए फिर लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ सेट में पहला सेट हमारा होता है इम्पटी सेट। नाम से ही पता चला सर इसमें कुछ नहीं है। इम्पटी सेट, इम्पटी सेट मतलब उसमें चीजें कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जिस सेट में नो है एनी एलिमेंट्स, इसको हम एक दो नाम से और जानते हैं। किस किस नाम से? या तो नल सेट लिख के आ जाएगा क्या, या इसी को जीरो सेट लिख के आ जाएगा पेपर में। तो इम्पटी सेट, नल सेट, जीरो सेट, ए सेट्स हैविंग नो एलिमेंट्स, जिस सेट्स के पास कोई भी एलिमेंट्स ना हो वो कौन सा सेट्स कहलाएगा? इम्पटी सेट्स कहलाएगा। इम्पटी सेट को डिनोट करने का तरीका है फाई। इसे फाई से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट में कोई भी नंबर नहीं लिखा जाएगा। बात क्लियर? दूसरा है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है इस सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, जिसमें केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट्स हो, सिंगलटन सेट होता है। मिक्सअप नहीं होना चाहिए, केवल एक ही प्रकार के एलिमेंट्स होने चाहिए। तीसरा है हमारा फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, जिस सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। जैसे कि हम बोल दें सेट ए एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर का फाइनाइट है नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है एंडिंग पॉइंट क्या है हमारा। तो जिस सेट में एलिमेंट्स की संख्या निश्चित हो, फिक्स हो, वो इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट, जिसमें संख्या फिक्स ना हो वो इनफाइनाइट। अगला है इक्वल सेट। कोई दो सेट्स इक्वल तब हो सकते हैं जब उसके ऑल एलिमेंट्स इज सेम। सेट ए एंड सेट बी के ऑल एलिमेंट्स अगर सेम हो जाए तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे कि सेट ए में लिखा है 2 3 4, सेट बी में लिखा है 4 3 2, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल सेट्स हैं। जैसे इस हाथ में जितनी ताकत, इस हाथ में जितनी ताकत, दोनों क्या है? इक्वल है। बट हम और आप या कोई दूसरा व्यक्ति, दो लोग खड़े हों, बोला जाए इनकी ताकत इक्वल है, नहीं हो सकती, लेकिन वो इक्विवेलेंट होंगे। तो अगला ही आपका नाम है इक्विवेलेंट, मतलब समकक्ष होना। ये समान होना, एक समकक्ष होना, क्योंकि आपने कभी फॉर्म भरा होगा तो देखा है लिखा होता है इक्विवेलेंट डिग्री, 10th या 12th की इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है कोई सेट हो उसके एलिमेंट्स सेम ना हो बट उसका कार्डिनल नंबर दैट इज सेम। कार्डिनल नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। अगर ये दोनों सेम है, जैसे इसमें 3 है, इसमें 3 है, नंबर ही है, तो क्या है? एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। अगला सबसेट क्या होता है? ए सेट इज साइड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी, ए सेट इज साइड टू बी सबसेट ऑफ बी। तो बी का जो सेट ऑफ बी, जो ए है आपका सेट बी में, उसके सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, 8 4 6 2, तो ए सबसेट ऑफ बी होता है। इसको क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ, इसे सबसेट बोलते हैं। दूसरा है सुपर सेट, यदि बी का सारा एलिमेंट ए में हो। सुपर सेट क्या होता है? जैसे दो सेट ए एंड बी है, वहां पर क्या था? ए के एलिमेंट्स बी में सारे मिलने चाहिए थे, बी के ए में मिलने चाहिए थे। बट यहाँ क्या कंडीशन है कि सेट ए नहीं, सेट बी का ऑल एलिमेंट्स सेट ए में मिलना चाहिए। तो सेट बी जो है सेट ए का क्या होगा? सुपर सेट होगा। तो सुपर सेट होने के लिए पहले सेट बी को सेट ए का सबसेट होना पड़ेगा। सबसेट मतलब उसके सारे मिलने चाहिए ना। तो देखिए बी वाला इसमें मिल रहा है, तो बी क्या है? ए का सुपर सेट। दैट इज क्लियर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सेट की, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे आते हैं हम लोग। दिख रहा है आपको साफ साफ सब लोग को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भाई? आज चैप्टर बड़ा है तो टाइम लगेगा, तो प्रॉपर आप लोग लगे रहिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों जो कि लिख के लाए हैं। एक तो दिया गया है प्रॉपर सबसेट का मतलब ये होता है ए का सारा एलिमेंट किसी सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मिलना चाहिए, बट ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और बी इक्वल है नहीं है, लेकिन ए का सारा एलिमेंट्स बी में मिल रहा है, तो इसलिए ए इसका क्या है? बी का प्रॉपर सबसेट है। हाँ फिक्स है कि ये है बी का सबसेट, भाई ए बी का क्या है? सबसेट है। दूसरा जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, 2 बार पेपर में आ चुका है, पावर सेट कैसे होता है सर? पावर सेट क्या होता है कि सेट ए के ऑल
पॉसिबल सबसेट दैट इज कॉल्ड पावर सेट। सेट ए के जितने ज़्यादा से ज़्यादा सबसेट बन सकते हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, पावर सेट कहलाएंगे। पावर सेट को निकालने का तुरंत तरीका भी होता है कि इसके कितने पावर सेट आएंगे, तो 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n। n मतलब नंबर ऑफ कार्डिनल, सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ देखिए, मतलब इसके पॉसिबल सेट्स बनाने, तो एक तो सर 5 बन जाएगा, भाई 0 भी हो सकता है, एक तो एक अकेला हो सकता है सेट सर, इसका 2 भी सेट हो सकता है, ये दोनों भी इसके सबसेट हो सकते हैं। तो इसलिए 2 की वैल्यू हमारी 2 है, n की वैल्यू कितनी थी 2, तो 2 का 2 पावर मतलब 4 इसके क्या बन सकते हैं, पावर सेट बन सकते हैं। देखिए निकालने का तरीका क्या है, पावर सेट निकालने का तरीका है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए। दैट इज क्लियर। आगे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है सारी चीज, पूरा ब्रह्मांड जिसमें ऑल इंटीजर्स कंटेंट्स हो जाए, सब आ जाए उसी में, जिसमें सारी वैल्यू एक साथ आ जाए उसे बोलते हैं यूनिवर्सल, मतलब सब कुछ इसी में आ जाएगा, इसको डिनोट करने के लिए यूनिट। अब हम आते हैं इसी के आगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स दैट इज कॉल्ड, जिसे वेन डायग्राम के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, फिर आगे आते हैं, नोट कर लीजिए इसको आप लोग। चलिए अब हम वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑफ सेट्स की बात करेंगे, जिसमें यूनियन की बात करेंगे, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, ओनली ए की बात करेंगे, ओनली बी की बात करेंगे। तो उसको समझिए पहले सर, ये गोला बना के आपने रख दिया है, क्या बना दिया ये सर, पहले तो थोड़ा जो लिखी भीखी पुरानी घिसी पिटी हर जगह मिलती है उसको पढ़ लेते हैं। टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग बिटवीन सेट्स, नहीं, टू एक्सप्रेस द रिलेशनशिप अमंग सेट इन ए रिप्रोस्पेक्टिव वे। सेट्स को रिलेशनशिप को दिखाने का एक क्या है, जरिया है, पिक्टोरियल है, एक डायग्राम है जिसको हम सेट्स के किसी रिलेशन को दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग दिल बनाते हैं। अरे सर क्या बना रहे हो आप, दिल नहीं बनाता आता सर आपको, चलो मानते हैं कम अच्छा है, दिल बनाते हो, तो जैसे ही आप दिल भेजते हो किसी को, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो दिल, अरे सर उसे लगता है तो बहुत मुझसे प्यार करता है, होता ना। कभी रोने वाला सिंबल बना के भेजते हो आप, कभी हाई से हाई का सिंबल भेजते हो, तो वो सब क्या है, पिक्टोरियल है, दिखाने का। लिखने से ज़्यादा हम उस फोटो पे ज़्यादा चीज़ें दिखा देते हैं कि आपके लिए तो हमारे दिल में बहुत जगह है। तो ऐसे ही किसी रिलेशन सेट्स के रिलेशन को दिखाने के लिए ये क्या है, तरीका है, वे है, पिक्टोरियल बायोग्राम है, जिसमें हम किसी चीज़ को दिखाते हैं कि ये कितना इसका क्या संबंध रखता है। तो आप देखिए इसे यूनिवर्सल यूनियन बोलते हैं, पूरा जो लिखा है ये यूनियन है, उसमें किसी रेक्टेंगल शेप में सेट्स को दिखाने का तरीका है। देखिए सेट को दिखाने के लिए हम यहाँ पर कई जातों करेंगे कि सेट्स क्या दिखा रहे हैं, हमारे इनके संबंध को दिखा रहे हैं। तो मान लीजिए इस यूनियन में 3 सेट्स हैं, तो इनके लिए कुछ जैसे ये देखिए, एक तो अलग है, सबसे अलग है, मतलब इसकी कोई कंडीशन नहीं, पर इसमें ये मिले जुले दिख रहे हैं सर, तो इस मिली जुली कंडीशन को क्या बोलते हैं, यहाँ पर 3 चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट, जिसे हम ऐसे दिखाते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है जिसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, जिसमें हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए एंड बी के, वो क्या कहलाएंगे, हमारे यूनियन कहलाएंगे। जैसे कि अगर ए यूनियन की बात करें तो सेट हमारा कैसा बनेगा सर, ये रहा सेट ए, ये रहा सेट बी, इसके सारे एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाएंगे, ए यूनियन बी, ऐसा लिखते हैं। जब इंटरसेक्शन की बात आती है, यूनियन का मतलब होता है सब कुछ, सब मिलना चाहिए। जब इंटरसेक्शन की बात आती है, इंटरसेक्शन को अपोजिटिव से डिनोट करते हैं। तो जब इंटरसेक्शन की बात आएगी तो ये हमारे पास क्या थे, सेट्स थे ए एंड बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वाली चीज, जो दोनों में कॉमन हो। तो फिर देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ ओवरलैप कर जा रहे थे, तो ये इसमें क्या है, कॉमन है, इसी को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप नोट कर लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे ए माइनस बी बोलते हैं। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसे बी माइनस ए बोलते हैं। तो दो बातें क्लियर हुई, एक इंटरसेक्शन और एक यूनियन। यूनियन का मतलब ए और बी का पूरा पार्ट,
इंटरसेक्शन का मतलब जो केवल कॉमन वाला पार्ट है, तो ये दोनों के बीच का, दोनों नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगली जो बात है हम लोगों की वो है लॉ ऑफ अलजेब्रा की। कुछ बेसिक लॉ है, प्रॉपर्टी हैं जो डायरेक्ट पेपर में हिट हुई हैं, डायरेक्ट एज इट इज ऐसे लिख के आया था, आपको प्रॉपर्टी बेस बताना था। तो पहली प्रॉपर्टी है आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी सेटअप की, कि अगर ए का यूनियन ए में ढूंढा जाए तो क्या होगा। भाई आप अकेले समुद्र में आप हैं, तो हम बोले आप में सब कौन है, तो आप ही तो हो। अगर हम पूछ ले आप अकेले में कॉमन क्या है, तो भाई अपने में कॉमन क्या है, सब कुछ हमारे में है। तो इसीलिए ए यूनियन ए हमेशा ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए हमेशा ए होता है। दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं। मतलब ए में अगर कोई चीज कॉमन है और बी में है तो बी में भी होगी, ए में भी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या दी गई है, डी मॉर्गन थ्योरम से ली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन यूपीएससी ने साफ साफ नोट करके दिया कि डी मॉर्गन आपको आना चाहिए। डी मॉर्गन साहब क्या बोलते हैं कि ए यूनियन बी का अगर सेट्स का ये लगा है, आपने देखा कि नहीं, कॉम्प्लीमेंट लगा है, तो वो ए अलग अलग दोनों का इंटरसेक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। दोनों नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। एक का डैश क्या हो जाता है, किसी चीज का ट्रांसपोज, जैसे हमने पढ़ा था ए का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज कर दे तो क्या हो जाएगा, वही चीज आ जाएगी। एक बार किसी को पलटिए, जैसे हम आपको कहें एक बार आपको पलटे तो आपका पैर ऊपर से नीचे, फिर हमने कहा एक बार और पलट दिया तो क्या होगा, जैसे थे वैसे तो आ गए। तो ये वही लिखा है, किसी को 2 बार पटक देना। अब अगला हमारा आ जाता है कार्डिनल नंबर। अगला नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, कार्डिनल नंबर। भाई ये सब आपके पेपर में आया इसलिए बताया जा रहा है, पेपर में आया है आपके। चलिए नोट कर लीजिए कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर की अगर बात करें तो किसी सेट्स के ऑल एलिमेंट्स नंबर दैट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। जैसे कि कोई सेट्स आपके सामने लिखा है 1 2 3 4, तो इसके जितने एलिमेंट्स हैं ये हमारे क्या है, कार्डिनल नंबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू 4, मतलब इसके कितने कार्डिनल नंबर हैं, 4। अब हम इसको निकालने का एक तरीका सीखेंगे वेन डायग्राम के साथ, प्लस इसका कुछ खेल भी होता है। जैसे कि सर यहाँ तो आपने दे दिया था, बट जैसे देखिए अभी हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये हमारा यूनियन था, कोई 2 सेट्स हमारे पास थे, तो आप देखते थे ये हमारा ए सेट था, ये बी था। आपने देखा इतना चीज इन दोनों में कॉमन है, तो हमने कहा इन दोनों के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं। तो आप कहे सर ए को ले लीजिए, बी को ले लीजिए, सर ले लिए, बट सर एक चीज कॉमन है, आपने इनको पूरा जोड़ लिया, इनको पूरा जोड़ लिया, ये दोनों 2 बार जुड़े हैं, तो हमने इतने को बोलते क्या थे, ए इंटरसेक्शन बी। इतनी वाली वैल्यू सर एक बार माइनस कर दीजिए आप, हमारा कहना मानिए तो क्या ये पूरा सेट आ जाएगा, जी सर आ जाएगा। इसी को कार्डिनलिटी रूल बोलते हैं। अभी हम लिखने का एक तरीका सीखेंगे इसको कि क्या क्या होता है, समझ में आई इतनी बात, कि इतने को सर ले लीजिए, इतने को ले लीजिए और फिर इन सबको जोड़ दीजिए, तो क्या बन जाता है, हमारा फार्मूला बन जाता है। उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल का फार्मूला। किसी नंबर का कार्डिनल निकालेंगे, कितने एलिमेंट्स उस सेट में हैं पहले से। चलिए आगे की बात करते हैं। चलो ये 2 लिख के लेके आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके काम का नहीं है। अगर आपको एन ए यूनियन बी मतलब ए और बी का पूरा सेट निकालना है, तो आप देखिए वो बोल रहा है कि वही कंडीशन कि अगर आप ए बी को निकाला और दोनों का जो कॉमन वाला पार्ट था उनको हटा दिया तो हमारा पूरा यूनियन आ जाएगा। लेकिन जो तीसरा लिखा है वो बोला अगर 3 चीजें एक साथ कॉमन हो तो क्या करेंगे। ये पेपर में आ चुका है, ये पेपर में आ चुका है। बोला गया था कि जब 3 चीजें आपको दी जाएं कि 3 व्यक्ति ऐसे हैं इनका मार्क्स इतना है, तो किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स बताओ या तीनों का मार्क्स बताओ जिससे पास हो जाएं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज ऐसे आप याद करके चले जाइए, और जब भी अभी एक क्वेश्चन अगले पेपर में जब लेके आएंगे अगली क्लास में,
इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे, नोट रखिएगा कि तीनों चीजें कॉमन कब होती हैं, तीनों चीजें कॉमन कब होती हैं, इस पे क्वेश्चन लाया जाएगा। तो जितनी बातें थी आज की क्लास में एकदम जो टारगेट हिट वाली थी, जितना एकदम आना है पेपर में, कई बार टेंटेटिव 10 ईयर का एनालिसिस किए हैं भाई, पेपर बना के लाए थे आज, कितना आपको पढ़ाना है जो आपके काम का हो, ताकि आपकी अलजेब्रा किसी भी पोर्शन को बढ़ा सकता है, कभी सेट्स के ज़्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, कभी रिलेशन से आ जाएंगे, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझिएगा जो आपके काम के हैं, जो आपके पेपर में आई हैं। तो ये आपके पेपर में आई हुई चीज़ है, इधर सिलेबस बगल में लिखा था जो हमने पढ़ाया आपको, तो इतना आप नोट करिएगा, प्रॉपर नोट साथ ही में बनाते रहिए, बाद में बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बाकी अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बताएंगे, उस पर तुरंत सुधार किया जाएगा। क्लियर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। हारना नहीं है, ठीक है, रिजल्ट देख के परेशान नहीं होना है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है, जितनी बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।